नमस्ते जी। आशीष और उसकी पत्नी बूढ़ी माँ पर बहुत अत्याचार करते। वह सारा दिन बाहर से लकड़ियां चुग कर लाती और उन्हें जलाकर रोटी बना लेती। एक दिन लकड़ियों का धुआं बहू की आंखों में पड़ा तो उसने हंगामा मचा दिया और फिर वह माँ को गाड़ी में बिठाकर बोले, चलो आज तुम्हें बाहर से खाना खिलाएंगे। तुम अपनी आंखें क्यों अंधी कर रही हो? और उसे दूसरे शहर एक ढाबे पर छोड़ आई और मालिक से कहा कि इससे बर्तन साफ करवा लिया करना और जो सैलरी होगी मैं ले जाऊंगा। जब महीना खत्म हुआ तो उन्होंने सोचा बच्चों की फीस देनी है, चलो माँ की सैलरी ले आते हैं। जैसे ही वह पत्नी को लेकर ढाबे पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि बूढ़ी माँ की पथराई हुई आंखों में जैसे आंसू सूख चुके थे। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह आईसीयू के बाहर कॉरिडोर पर रखी कुर्सी पर बेजान शरीर के साथ बैठी थी। बालों से लग रहा था कि कई दिन से बाल नहीं बनाए। पुराने मैले कुचैले कपड़े, वही सफेद पुरानी साड़ी जो कई जगह से फट भी चुकी थी। बिना आंखें झपकाए इस बूढ़ी औरत की नजर आईसीयू की ओर थी। होठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई जाप कर रही हो। आंखें बिल्कुल वीरान सी लग रही थी। लग रहा था कि सांस भी घुट घुट कर आ रही है। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की, उसकी बीती जिंदगी उसके सामने से गुजरने लगी। आंखों में जलन का एहसास था। गरम गरम आंसू आंखों से निकलकर चेहरे पर गिर रहे थे। माँ, वह आपकी बहुत सेवा करेगी। आप मेरा विश्वास करें, वह बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज एक बार आप उससे मिलकर तो देखें, वह आपको बहुत पसंद आएगी। आशीष ने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माँ के दोनों हाथ पकड़कर कहा था। आशीष की माँ वासुदेवी ने कहा कि बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। लड़की मुझे कुछ तेज लग रही है, तुम्हारे साथ अकेले घर पर आ गई। यह कोई तरीका है? मोहल्ले वाले पता है कितनी बातें कर रहे थे। वासुदेवी ने आशीष को समझाने की कोशिश की। कहने लगा, आप किस समय में जी रही हो माँ? ऐसा कुछ नहीं होता। वह बहुत अच्छी लड़की है। कहती है कि तुम्हारी माँ की सारी जिंदगी सेवा करूंगी। माँ, भगवान के लिए उनके घर चलकर रिश्ता मांग लो। वह इतनी बुरी नहीं है जितना आप उसे समझ रही है। और फिर मैं हूं ना, मैं आपकी सेवा करवाऊंगा उससे। वासुदेवी कहने लगी, देखो बेटा, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए। अब तक घर के सारे काम कर रही हूँ, तुम्हारे लिए खाना भी मैं ही बनाती हूँ। मैं तो यह चाहती हूँ कि घर में कोई झगड़ा ना हो। मुझे इन चीजों से बहुत चिढ़ है, नफरत है। मैं नहीं चाहती कि मोहल्ले वाले मेरी बहू के चिल्लाने चीखने की आवाजें सुने और मेरी इज्जत खराब हो। बरसों से मैंने इस इज्जत ही तो कमाई है। तुम जानते हो मेरी आदत को। आशीष कहने लगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। वासुदेवी ने बेटे की बात मान ली। उसके साथ शीतल का रिश्ता लेने के लिए चली गई। लड़की के घर वालों ने को पहली आपत्ति यह थी कि हमारी बेटी गांव नहीं जाएगी, वह शहर में रहने की आदी है। वासुदेवी कहने लगी, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। और अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटे का सौदा करने आई हूँ और इसे शहर में रहने की अनुमति दे दूंगी तो आशीष मेरा इकलौता बेटा है। वह मेरे साथ गांव में ही रहेगा। उसे पढ़ने का शौक था, मैंने उसे शिक्षा दिलवाई और यह लड़की उसकी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो थी। और मैं तो उस समय हैरान रह गई थी जब यह आशीष के साथ गांव आ गई। क्या आप लोगों ने अपनी बच्ची को इतनी आज़ादी दे रखी है कि वह 4-5 घंटे की यात्रा करके एक लड़के के साथ उसके गांव के घर तक पहुंच जाए? जब मैंने आशीष के साथ आपकी बेटी को देखा तो तुरंत वापस भेजा था कि इस लड़की को उसके घर सुरक्षित छोड़ कर आओ। यह सुनकर शीतल के घर वाले शीतल को गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, यह तो कह कर गई थी कि सहेली के घर जा रही हूँ। वासुदेवी ने कहा, आपने देखना भी नहीं चाहा कि बेटी सहेली के घर का कह रह कर कहाँ जाती है। आशीष अपनी माँ के बराबर में बैठा बार बार वासुदेवी का हाथ पकड़कर दबा रहा था। वासुदेवी ने उसका हाथ अपने हाथ से झटक कर कहने लगी, आशीष, मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से तभी करूंगी जब यह हमारे साथ गांव में रहने के लिए तैयार हो जाए। मैं ना तो अपना घर छोड़ूंगी ना अपना बेटा। यह सुनकर शीतल ने बड़ी नफरत और गुस्से से वासुदेवी को देखा।
आशीष कहने लगा, माँ आराम से बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। लेकिन शीतल बीच में बोल पड़ी, कहने लगी, मैं आपको के साथ गांव में रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शीतल के घर वाले कहने लगे, बेटा तुम भावुक होकर फैसला कर रही हो, हमें पता है तुम गांव में एक दिन भी नहीं रह पाओगी। शीतल कहने लगी, मैं आशीष के बगैर नहीं रह सकती, उसके साथ मैं कहीं भी रह लूंगी, आप मेरी चिंता ना करें। यह सुनकर आशीष बहुत खुश हुआ। रिश्ता पक्का हो चुका था। ठीक 3 महीने बाद शादी थी। वासुदेवी अपना दिल साफ कर चुकी थी। एक ही बेटा था, इसलिए उन्होंने अपने सारे अरमान पूरे किए थे। धूमधाम से उन्होंने आशीष की शादी की थी। शादी करके जब शीतल को अपने घर ले आई और आशीष के कमरे में बिठाया तो बड़े ध्यान से वह कमरे को देख रही थी। कमरा इतना छोटा नहीं था। उसकी माँ का दिया हुआ दहेज का फर्नीचर कमरे में अच्छे तरीके से आ चुका था, लेकिन पहली ही रात उसने तमाशा लगा दिया कि उसका दम घुट रहा है, वह इस कमरे में नहीं रहेगी, उसे बड़ा कमरा चाहिए। रात को जब हर और सन्नाटा था तो शीतल की आवाज गूंज रही थी कि मुझे इस घुटन भरे कमरे में रखोगे? तुम जानते हो कि मुझे छोटे छोटे कमरों से कितनी घुटन होती है, जबकि खुद वह शहर में एक फ्लैट में रहती थी और उसके कमरे इस कमरे से भी छोटे थे जहां उसने जिंदगी गुजारी थी। लेकिन जानती थी कि आशीष उससे प्यार करता है, इसलिए उसके नखरे भी उठाएगा। वासुदेवी का कमरा काफी बड़ा था। आशीष रात के 1:30 बजे अपनी माँ का दरवाजा खटखटाने लगा। वह आधी नींद में थी। उन्होंने उठकर जब दरवाजा खोला तो कहने लगी, क्या बात है, यह तुम्हारी पत्नी की आवाजें इतनी क्यों आ रही है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इसे समझा देना कि इसे इस घर में कैसे रहना है। वो कहने लगा, बस भी करे माँ, एक तो बेचारी शहर से गांव आई है और आप है कि रात को ही शुरू हो गई है, उसे उस कमरे में नींद नहीं आ रही। ऐसा करिए कि आप बरामदे में सो जाए, मैं शीतल के साथ आपके कमरे में सो जाता हूँ। सुबह उठकर सारा फर्नीचर मैं इसी कमरे में रख लूंगा। यह कमरा कुछ बड़ा है। शीतल देवी कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम रात में माँ को कमरे से बाहर निकालोगे? कहने लगा, क्यों बात का पतंगड़ बना रही है? एक रात की ही तो बात है। वासुदेवी कहने लगी, मैं अपना कमरा क्यों दूं? तुम्हारे पिता की यादें हैं इस कमरे में। वह कहने लगा, मैं इन फालतू की बातों में विश्वास नहीं करता। पिताजी को आप मेरे कमरे में भी बैठकर याद कर सकती है। उसने अगली बात सुनी ही नहीं थी। शीतल देवी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर बरामदे में ले गया। वहां चारपाई बिछाई और तकिया रख दिया। कहने लगा, यहाँ लेट जाइए। वह तो आशीष का पल भर में बदला व्यवहार देखकर हैरान हुई थी। शीतल शादी की रात वासुदेवी के कमरे में सोई थी। आते ही उसने वासुदेवी को बता दिया था कि वह क्या चीज है। अगले दिन सुबह सुबह वासुदेवी उठकर किचन में गई, नाश्ता बनाया, फिर आशीष को बुलाने लगी कि आकर नाश्ता कर ले लो, कुछ ही देर में गांव की औरतें आ जाएगी दुल्हन को देखने के लिए। बहू से भी कहो उठकर बाहर आ जाए। लेकिन ना तो अंदर से आशीष की कोई आवाज आई और ना ही शीतल की। कुछ ही देर में गांव की औरतें इकट्ठी होने लगी और बातें करने लगी कि हाय हाय, कहाँ भी था तुमसे कि शहर की लड़की ना लाओ, देखो तो दिन चढ़ गया है, सुबह के 11 बज गए हैं और तुम्हारी बहू है कि कमरे का दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही। वासुदेवी बहुत शर्मिंदा हुई थी। कई बार उन औरतों के सामने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह लोग तो यूं थे जैसे सुन ही नहीं रहे। दोपहर के 1:30 बजे कमरे का दरवाजा खुला था। जब सारी पड़ोस की औरतें वासुदेवी को बातें सुना सुना कर जा चुकी थी। वह दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। आशीष कहने लगा, क्या हो गया था? आपको पता भी है शादी की रात है, देर सवेर हो ही जाती है। आपने तो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमने गांव की औरतों का ठेका तो नहीं ले रखा। अच्छा माँ, चाय बना दे। शीतल के सिर में बहुत दर्द है। वासुदेवी कहने लगी, मैं तो तुम्हारे तेवर देखकर हैरान हूँ बेटा। अभी तो इस लड़की को आए हुए 20 घंटे भी नहीं हुए और तुम मुझे अलग ही रंग दिखाने लगे। गांव में मेरी बड़ी इज्जत है और यह बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी थी। वो कहने लगा, हर समय मुझे गांव वालों की बातें मत सुनाया करें। चाय बनाकर देनी है या मैं खुद शीतल के लिए बना लूं? बेचारी के सिर में बहुत दर्द है, इतना दरवाजा पीटा है आपने, जरा भी एहसास नहीं है आपको? वासुदेवी हैरान होकर रह गई। चाय बनाकर दी। आशीष नाश्ता और चाय के दोनों कप ट्रे में रखकर शीतल के लिए कमरे में ले गया।
फिर दरवाजा बंद हो चुका था। शाम को फंक्शन था और उनके घर पर ही था। शीतल के घर वाले भी आ गए। गांव के लोग भी इकट्ठे हो चुके थे। वह दुल्हन बनकर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। गुस्से के भाव उसने मुंह पर सजा रखे थे। जैसे गांव की औरतें आना शुरू हो गई, उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे कोई बुरे लोग हो। उनके सामने बहुत नखरे दिखा रही थी, जैसे कि पिता पता नहीं कितने अमीर बाप की बेटी है। गांव की औरतों ने उसे मुंह दिखाई भी दी। वह पैसे परस में रखती गई। अगली सुबह भी शीतल 1-2 बजे से पहले नहीं उठी थी। शादी के 5 दिन गुजर गए, लेकिन उनकी रूटीन वही थी। आशीष ने अपने कमरे में वासुदेवी का सारा सामान रख दिया और उनका बड़ा कमरा खुद अपने लिए रख लिया। इस बात पर भी वासुदेवी ने कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, जिसमें बेटे की खुशी उसी में ही खुश रहना चाहिए। जवानी में ही उनकी उनके पति का देहांत हो गया था। तब आशीष बस 8 साल का था। वह जवान थी, सुंदर थी। पति को शुगर हुई और पहले डॉक्टर ने पांव कटवाया, वह अपाहिज हो गया। तब से वासुदेवी ने सिलाई मशीन सब संभाल ली थी। पति का इलाज करवाने लगी। आशीष को अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके। दिन रात एक करके पति की बहुत सेवा की, लेकिन शुगर बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि उनके पति की जान चली गई। वासुदेवी बहुत रोई थी, लेकिन अपने दिल को आशीष की खातिर समझा लिया। लोगों ने बहुत कहा कि अभी तुम जवान हो, घर अपना है, बेटा का क्या है, उसके चाचा है, ताऊ है, किसी के हवाले कर दो और अपनी नई जिंदगी शुरू कर लो। लेकिन वासुदेवी ने इनकार कर दिया कि मेरे बच्चे से उसका पिता तो छीन चुका है। मैं माँ की ममता से भी उसे दूर कर दूं। मैं पत्थर दिल की नहीं हूँ। मैं अपने बेटे की खातिर सारी जिंदगी यूं ही गुजार लूंगी। इन्हीं दिनों वासुदेवी के मायके के पड़ोसी का लड़का विवेक उनसे मिलने आया, तो जो वासुदेवी की शादी से पहले भी उसके लिए रिश्ता मांग रहा था। लेकिन उस समय तक वासुदेवी का रिश्ता आशीष के पिता वीर जी से तय हो चुका था। उसे देखकर वासुदेवी कहने लगी, आप यहाँ क्यों आई है? वह कहने लगा कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जब रिश्ता मांगने के काबिल हुआ तब तक तुम्हारा रिश्ता वीर से तय हो चुका था। लेकिन आज तक मैंने शादी नहीं की। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वासु देवी ने इनकार कर दिया। उस समय आशीष माथे पर बल डाले विवेक को देख रहा था, बहुत गुस्से से, न बहुत नफरत से। वासुदेवी बेटे की नजर जान चुकी थी कि वह कभी भी अपने पिता की जगह किसी और को नहीं देगा। विवेक कहने लगा, वासु देखो, भावनाओं में आकर फैसला ना करो, तुम अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे बेटे का क्या है, पल में बड़ा हो जाएगा और मैं इसे पिता का प्यार दूंगा। लेकिन आशीष कहने लगा कि मैं अपने पिता की जगह किसी को नहीं दूंगा। माँ अब किसी से शादी नहीं करेगी। आशीष ने गुस्से से बात की थी। विवेक कहने लगा, वासु अपने बारे में सोचो, कल को यही बेटा तुम्हें बेसहारा छोड़ जाएगा। लेकिन वासुदेवी कहने लगी, नहीं, यह मेरा बेटा है, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आप चले जाएं। मेरा बेटा किसी को भी अपने पिता की जगह बर्दाश्त नहीं कर सकता। विवेक ने बहुत समझाया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार कर दूंगा, इज्जत दूंगा, बेटे का प्यार है, बेटे का क्या है, वह समय के साथ समझ जाएगा। मुझे पिता के रूम में स्वीकार कर लेगा। अभी ताजा ताजा गाँव है, इसलिए ऐसा कह रहा है। तुम कहो तो मैं कुछ महीनों या 1 साल तक और इंतजार कर लेता हूँ। लेकिन वासुदेवी नहीं मानी, कहने लगी, अपने बेटे से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज नहीं है। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वह कहने लगा, तो अपना गुजारा कैसे करोगी? वह कहने लगी, कपड़े सिलाई करके। गांव के बहुत से लोग मेरी मदद करते हैं, अपने कपड़े मुझसे सिलवाते हैं। इतने पैसे तो हो ही जाते हैं कि आशीष के और मेरे खर्चे पूरे हो जाए। जब सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं अपने बेटे के लिए सोतेला पिता क्यों लाऊं? वे कहने लगा कि हर सोतेला पिता बुरा नहीं होता। मैं उसके साथ सगे पिता से बढ़कर रहूंगा। उसकी खातिर जो हो सकेगा वह करूंगा। लेकिन वासुदेवी ने आशीष की खातिर साफ इनकार कर दिया। विवेक वहां से चला गया, लेकिन कहने लगा, मैं फिर आऊंगा, ठंडे दिमाग से सोच लो। अगले दिन कई पड़ोसी औरतें वासु के घर आ गई। वह उस समय कपड़े सी रही थी। रात देर तक कपड़े सिलती रहती थी। कभी कभी तो कमर में इतना तेज दर्द उठता कि एक हाथ
से कमर पकड़ लेती, लेकिन फिर भी कपड़े सिलती रहती क्योंकि ज़रूरतें बढ़ने लगी थी। सब कुछ खुद करना था। पड़ोस की औरतें उसे समझाने लगी कि विवेक का रिश्ता स्वीकार कर लो, भावनाओं में आकर गलत फैसला कर रही हो। अरे बेटा, पल जाता है और विवेक एक अच्छा इंसान है। विवेक ने ही पड़ोस के हर रह रहे लोगों से बात की थी कि अपनी औरतों से कहें कि जाकर वासु को समझाएं, जिंदगी यूं नहीं गुजरेगी। लेकिन वासुदेवी की ना हाँ में कभी नहीं बदली। पसंद वह भी विवेक को करती थी। वह उनके मायके वाले घर के पास ही रहता था। वह जानती थी कि वह उन्हें पसंद करता है, लेकिन यह उस समय की बात है जब बेटियां माँ बाप के सामने बोलती भी नहीं थी। जहाँ पिता रिश्ता तय कर देता था, चुपचाप अपनी जिंदगी वही गुजार लेती थी। लेकिन अब तो समय बदल चुका था। वह चाहती तो विवेक का साथ स्वीकार कर लेती। आशीष उस समय छोटा था, समय के साथ समझ ही जाता, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि बेटा मानसिक स्ट्रेस में जाए, इसलिए अपने बेटे को प्राथमिकता दी। तब तो वह भी बड़े-बड़े दावे करता था कि माँ, मैं मेहनत करूँगा, मज़दूरी करूँगा, कुछ भी करूँगा, आपको कमा कर दूँगा, लेकिन भगवान के लिए दूसरे पिता को मत लाएँ। वह रोता था और वासुदेवी उसे सीने में से लगा लेती थी। उसके आँसू साफ करती, कहती, नहीं करूँगी शादी। 1 साल तक विवेक वासु पर मेहनत करता रहा, फिर हमेशा के लिए विदेश चला गया। वहाँ जाकर उसने शादी भी कर ली। वासु की अब सारी खुशियाँ आशीष के चारों ओर घूमती थी। कपड़े सिल-सिल कर वह अपने बेटे की सारी इच्छाओं को पूरा करती और वह अपना अधिकार समझकर हर इच्छा पूरी करवाता चला गया। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खर्चे बढ़े तो वासु ने पति के खेतों की जमीनें भी बेच दी, जहां से साल भर का अनाज उन्हें जाया करता था। वह जमीनें बेचकर सारे पैसे आशीष को दे दिए कि अपनी पढ़ाई पूरी करो, अफसर बनकर जाओ। लेकिन याद रखना, मैं यह घर नहीं छोड़ूंगी, इसलिए गांव के करीब जो शहर पड़ता है, नौकरी वहीं करना। आशीष ने भी उस समय हाँ में हाँ मिलाई थी और गांव से 4-5 घंटे की दूरी शहर में ही नौकरी की थी। ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन हर दिन आना जाना कठिन था, इसलिए शनिवार की शाम को आ जाता था, रविवार को माँ के पास रहता और सोमवार की सुबह सवेरे निकल जाता। जब माँ के पास आता तो वासु की खुशी की कोई सीमा नहीं होती थी। बेटे की पसंद की चीजें बनाती, पूरा सप्ताह उसका इंतजार करती थी। मोहल्ले की औरतें बहुत मना करती थी। वासुदेवी के घर उनका आना जाना लगा रहता था, इसलिए उनका दिल भी लगा रहता। उन्हें पड़ोस की अपनी सहेली की बेटी शालू बहुत पसंद थी। अच्छी लड़की थी, आकर वासु के कई काम भी कर देती थी। उनके सर में तेल लगा देती थी, बाल बना देती थी, कभी कंधे दबा देती। लेकिन वासु ने तो अपने दिल की इच्छा आशीष को बताई भी नहीं थी कि एक बार वह एक शहरी लड़की को गांव ले आया। उसे देखकर तो वासुदेवी के होश उड़े थे कि मोहल्ले वाले तो उनसे क्या क्या सवाल करेंगे। खड़े पांव उन्होंने आशीष को डांटा और कहा कि इस लड़की को उसके घर सुरक्षित छोड़कर आओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक कुंवारी लड़की को गांव लेकर आए गए, इसके घर वाले परेशान होंगे, जल्दी से इसे छोड़ कर आओ। जब आशीष वापस आया तो उसने कहा कि उसे वह लड़की पसंद है, तो वासुदेवी के होश उड़े थे। कहने लगी, शहर की लड़की है, मुंह उठाकर तुम्हारे साथ चली आई, यह कैसे गांव में जिंदगी गुजारेगी? लेकिन आशीष की जिद के आगे उन्होंने हर बार हार ही मानी थी। अब तक बेटे को प्राथमिकता दी थी, अभी बेटे की ही बात मानी थी। और बेटा तो पत्नी के आते ही जोरू का गुलाम बन गया था। भूल गया था कि माँ ने क्या क्या बलिदान दिए हैं। जब माँ जवान थी, उसकी जिंदगी में नया साथी आ सकता था तो वह रोता था, गिड़गिड़ाता था कि माँ दूसरी शादी करके सोतेला पिता ना लाना। माँ ने तो बेटे को सीने से लगा लिया था, लेकिन आज जब उसे चाहिए था कि अपनी पत्नी को अपनी माँ के बलिदान को समझाए, वह तो माँ से अपनी पत्नी की सेवा कराने की कोशिश कर रहा था। वासुदेवी बिल्कुल चुप हो चुकी थी। शीतल 2 बजे उठकर नाश्ता करती, उसके बाद अपने कमरे में चली जाती। शाम को कमरे से निकलती, थोड़ा बहुत खाना बनाकर अपने लिए रोटी बनाती और अपने हिस्से का खाना लेकर चली जाती। वासुदेवी ने जब देखा कि किचन में सिर्फ सब्जी रखी है, रोटी नहीं है, तो चुपचाप ठंडी सांस ली और अपने लिए रोटी बनाई। बरामदे में रखी चारपाई पर बैठकर खाना खा ही रही थी कि अचानक आंखों से आंसू बह निकले थे। बेटे की शादी इसलिए की थी
ताकि घर में रौनक लग जाए, लेकिन बहू ने तो घर के अंदर अपना अलग घर बना लिया था। वह ना तो वासुदेवी से बात करती थी, ना पास बैठती थी। हर समय फ़ोन पर अपनी माँ, बहनों से और अपनी सहेलियों से बातें करती रहती। वासुदेवी खाना खा रही थी, जब खुले दरवाजे से उनके पड़ोसन अंदर आई। उन्हें यूं रोते देखकर कहने लगी, क्या हो गया, रो क्यों रही हो? वासुदेवी ने तुरंत आंसू साफ किए कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने पति की याद आ गई थी। पति पत्नी का साथ अगर बुढ़ापे तक रहे तो अच्छा होता है। एक दूसरे से कहने के लिए सुख दुख की कई बातें होती है, कई यादें होती है, जिन्हें वह बुढ़ापे में याद करके समय काट लेते हैं, वरना एक भी अगर चला जाए तो दूसरा अकेला रह जाता है, और अकेलापन बहुत बड़ी सजा है। वासुदेवी की पड़ोसन कहने लगी, इसी समय के लिए तुम्हें समझाया था कि विवेक का रिश्ता मत ठुकराओ। अरे आज वह होता तो तुम भी अपने दिल की बातें किसी से कर लेती। वह कहने लगी, मेरा यह मतलब नहीं था। आशीष उसी समय घर आया था। 3-4 दिन से वह शहर में ही था। आज शनिवार की रात थी। माँ की बातें सुनकर उनका तो जैसे खून खोल गया था। उसे लगा माँ शायद अपने पुराने आशिक के लिए रो रही है। गलत सोचकर उसके दिमाग में जगह करने लगी। बजाय इसके कि अपनी माँ को समय देता, नमस्ते तक नहीं किए और माथे पर बल डाल दिए लिए और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसे देखकर शीतल खुशी से उससे मिली। उसने कहा कि इस बैग में धोने वाले कपड़े हैं, वह धो देना। कहने लगी, हाँ मैं धो दूंगी, तुम चिंता ना करो। कहने लगी, तुम्हारे लिए खाना लाऊं? वो कहने लगा, हाँ खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। कहने लगी, खाना खाने के बाद घर पर नहीं रुकेंगे, मुझे कहीं घुमाने ले चलो, वैसे भी पूरा सप्ताह तुम्हारा इंतजार करने में गुजरता है। वह कहने लगा, हाँ हाँ ले जाऊंगा। वासु तो आशीष को देखकर हैरान रह गई। ना उसके पास आया, ना नमस्ते किया, ना आशीर्वाद लिया, सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में वह ऐसा गया कि वापस ही नहीं आया था। रात का खाना खा के बाहर चला गया। रात को हंसने और बातें करने की आवाजें वासु को आ रही थी। घूम कर दोनों रात के 11 बजे आए थे। तब भी वासुदेवी चारपाई पर बैठी आशीष को ही देख रही थी कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन जैसे ही वह कमरे में जाने लगा, वासुदेवी कहने लगी, बेटा मुझसे मिलोगे भी नहीं? ऐसा भी मैंने तुम्हें क्या कह दिया है? वह कहने लगा, अभी आता हूँ। एक तो थके हुए आओ और यहाँ पर आकर नमस्ते करो, बैठकर बातें करो, मेरी अपनी कोई तो जिंदगी है ही नहीं। बड़े गुस्से से उसने माँ को जवाब दिया था, फिर अपने कमरे में चला गया। सुबह वही 1-2 बजे उठकर आया, तब तक वासुदेवी खाना बना रही थी। बेटे की पसंद का बादाम का हलवा भी बनाया, खाना भी बनाया, लेकिन बेटे ने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। कहने लगा, अम्मा मैं शीतल को शहर छोड़ने जा रहा हूँ। 1 सप्ताह वह अपनी माँ के पास रहना चाहती है। अगले सप्ताह आऊंगा तो इसको भी साथ लेकर आ जाऊंगा। यह सुनकर वासु का तो जैसे दिल बुझकर रह गया। कहने लगी, अच्छा बेटा चले जाना, खाना तो खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, साथ में बादाम का हलवा भी है। वह कहने लगा, नहीं मुझे नहीं खाना, बस हम निकल रहे हैं, आप खा लें। यह कहकर उसने शीतल को आवाज दी। वह अपना बैग लेकर बाहर आ गई। उसके तैयारी से लग नहीं रहा था कि अगले सप्ताह लौट आएगी। उसने ना वासुदेवी से नमस्ते किया, ना यह कहा कि मैं जा रही हूँ, बस सीधी घर से बाहर निकल गई। 2 सप्ताह बाद बहू बेटा वापस आए थे। आते ही आशीष ने बस नमस्ते किया और अपने कमरे में चला गया, और शीतल ने तो नमस्ते भी नहीं किया, सीधा कमरे में चली गई। घर में गैस खत्म हो गई थी, इसलिए पड़ोस के लड़के से लकड़ियां मंगवाकर वासुदेवी ने कच्चे आंगन के कोने में ही मिट्टी का एक चूल्हा बना लिया था। वहीं पर रोटी बना रही थी, पसीने से भीग चुकी थी। आशीष ने जब माँ को यूं लकड़ियों पर तवा रखकर रोटी बनाते हुए देखा तो कहने लगा, क्या बात है? वो कहने लगी, गैस खत्म हो गई है। वह कहने लगा, तो सिलेंडर भरवा लेती, या बस सारे काम मेरे लिए छोड़ रखे हैं? इस बार वासुदेवी का धैर्य जवाब दे गया। कहने लगी, बेटा तुम्हें याद भी है कि तुम मुझे खर्चा देकर नहीं गए थे? 2 सप्ताह से मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। सिलेंडर भरवाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। आशीष कुछ शर्मिंदा सा हुआ था, फिर सिलेंडर लेकर चला गया, गैस भरवाई, किचन में रखी।
कहने लगा, हम लोग थके हुए आए हैं, हमारे लिए भी रोटी बना दो। वासु ने बहू और बेटे के लिए भी रोटी बना दी। खाना खाने के बाद शीतल ने चाय पी और लंबी तान कर सो गई। शीतल ने शुरू से ही वासु को कभी महत्व नहीं दिया था। सेवा तो बहुत दूर की बात थी। वासु ने रात को आशीष से बात की। देखो बेटा, तुमने अपनी मर्जी से शादी करना चाही, मैंने करा दी। बस यही एक शर्त रखी की थी कि तुम यहाँ मेरे पास रहोगे, बहू यहाँ रहेगी। और यह शर्त क्यों रखी थी? ताकि मैं अकेलेपन का शिकार ना हो जाऊं। लेकिन तुम्हारी पत्नी तो मुझसे बात तक नहीं करती। उसके घर में होते हुए भी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ। वह कहने लगा, बस भी करें माँ, आपको कौन सा अकेलापन सहन करना पड़ रहा है? मैं अच्छे तरीके से जान चुका हूँ। अभी तक आपके दिल में अपने पुराने आशिक का ख्याल है। उस दिन आपकी बातें सुन ली थी मैंने। वासुदेवी ने जब आशीष के मुंह से यह बात सुनी तो एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। कहने लगी, शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस तरह की बात करते हुए? इस बार वासुदेवी का गुस्सा आ गया था। आशीष भी चिल्लाकर बोला, जब माँ को शर्म नहीं आती तो मैं क्यों शर्म करूं? अभी तक आप उस विवेक को बोल नहीं पाई। माँ, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। इस उम्र में आपको अपना पुराना आशिक याद आ रहा है? कभी कभी तो मुझे लगता है शायद मेरे पिता को जान से मारने के पीछे भी आपका हाथ था। आशीष की बात सुनकर वासु को बहुत गुस्सा आया था। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम अंधे थे। 8 साल की तो तुम्हारी उम्र थी जब तुम्हारे पिता को शुगर हुई थी। शुगर का इलाज इतना आसान नहीं था, और हमारे गांव में तो था ही नहीं। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे पिता के लिए? शहर लेकर जाती रही, दवाइयाँ लाती रही, रात भर जागकर कपड़े सिलती रही। कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। रात दिन मेहनत करके तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की। तुम्हारी खातिर मैंने दूसरा घर नहीं बसाया कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। और आज तुम मुझे यह सब कुछ कह रहे हो? काश कि तुम्हारे पिता के साथ मैं भी मर जाती। तुम्हारे मुंह से यह तो सब ना सुनना पड़ता। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। प्यार तो तुमने भी किया है, अपनी पसंद से शादी तो तुम भी कर चुके हो, और फिर मुझसे यह किस मुंह से कह रहे हो? वासुदेवी तो जैसे आज फट पड़ी थी। बेटा तो जैसे सारा आदर ही भूल गया था, अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है। आकर फिर माँ से माफी मांगी कि मैंने गुस्से में सब कह दिया। अब आप अपना दिल साफ कर लें। वासुदेवी माँ थी, इसलिए बच्चे को सीने से लगा लिया था। रोने लगी। आशीष ने उनके आंसू साफ किए, साथ ही दूसरा संदेशा यह भी सुना दिया कि शीतल की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा काम ना करे, इसलिए 9 महीने तक सारी जिम्मेदारी आपने ही संभालनी है। सीधी सी बात है, पोता पोती कुछ भी हो जाएगा तो आपका भी दिल लग जाएगा। वासुदेवी सब कुछ भुलाकर बहू की सेवा में लग गई। 9 महीने बाद पोते का जन्म हुआ तो वासुदेवी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें लगा कि उन्हें खिलौने मिल गया है, अब इनका दिल लगा रहेगा। शुरू शुरू में तो शीतल ने भी अपना व्यवहार कुछ अच्छा कर लिया था। छोटे से बच्चे को वासुदेवी ही संभाल रही थी। जैसे ही बेटा 2-3 साल का हुआ, चलते चलने फिरने लगा, तो शीतल का व्यवहार दोबारा से बदल गया। अब वह अपने बेटे को वासुदेवी के पास बैठने तक नहीं देती थी। कहती थी, मेरा बच्चा है, मैं इसे गांव वालों की तरह देहाती नहीं बनाऊंगी। और आपके अंदर तो सारी की सारी आदतें देहातियों वाली है। अपना मतलब पूरा होने के बाद शीतल ने आंखें फेर ली थी। आशीष का व्यवहार भी माँ से बदल चुका था, क्योंकि बेटा अब चलने फिरने लगा था। वासुदेवी को शीतल पर बहुत दुख हुआ, और अपने बेटे के लिए बदलते हुए व्यवहार पर भी बहुत अफसोस होता था। वह बहू से क्या शिकायत करती जब बेटा माँ को महत्व ही नहीं देता था। पहली बार वासुदेवी को उस समय दुख हुआ जब उनके पोते ने उन्हें गाली दी और गाली देकर पुकारा। यह सुनकर तो वासुदेवी की सहनशीलता खत्म हो गई। उन्होंने अपना खाना पीना अलग कर लिया, दोबारा से कपड़े सिलाई करने लगी, उसी से अपना राशन मंगवा लेती। कच्चे मिट्टी के आंगन में बने हुए चूल्हे में लकड़ियां जलाकर अपने लिए खाना बनाती। एक बार वह रोटी बना रही थी जब शीतल उन्हें बातें सुनाने लगी। क्या आप जमीन पर बैठकर खाना बनाती है? अगर मेरे बच्चे के हाथ पर गर्म कोयले लग गए या इसका हाथ जला तो देख लीजिएगा मैं क्या करती हूँ आपके साथ।
मैं सारा आदर सम्मान भूल जाऊंगी। वासुदेवी कहने लगी, पहले कौन सा तुम मेरा सम्मान करती हो? जो तुम भूल जाओगी वह मेरा भी पोता है और मुझे उससे प्यार है। तुम उसे जितना मर्जी मुझसे दूर कर रख लो, उसे मेरे बारे में जो चाहे कुछ भी सिखा लो, लेकिन फिर भी मेरे दिल में से आशीष और उसके बेटे के प्यार को खत्म नहीं कर सकती। मैं उसका तुमसे ज्यादा ख्याल रखती हूँ। खाना बनाने के बाद वह तुरंत पतीली को भी धो देती थी ताकि गर्म पतीली बच्चे को ना लग जाए, और लकड़ियों पर भी पानी डाल देती थी ताकि पोते के हाथ पर ना लग जाए। लेकिन एक बार वह खाना बना रही थी कि हवा बहुत तेजी से चलने लगी। उसी समय आंगन में शीतल बैठी दाल साफ कर रही थी। वो किचन में सिलेंडर पर खाना बनाती थी। उसी समय ऐसा हुआ कि शीतल की आंख में जलती हुई चिंगारी लग गई। हालांकि आंख के ऊपर के हिस्से पर लगी थी, लेकिन उसने हंगामा सा कर दिया कि मेरी आंख जला दी, मुझे अंधा कर दिया। ठंड पड़ गई अब आपके दिल में। अब तो आपको सुकून मिल गया होगा। आप तो यही चाहती थी कि मैं अंधी हो जाऊं। हाय हाय, मेरी आंख जला दी। वासुदेवी यह सुनकर बहुत परेशान हो गई। जल्दी से उसके पास आई और कहने लगी, बेटा मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे बताओ कहाँ लगी है। लेकिन उसने तो इतना हंगामा किया कि मोहल्ले की कई औरतें इकट्ठा हो गई। रोना धोना मचा दिया। फोन करके शहर से आशीष को भी बुलवा लिया। वह घर आया तो उसने एक और हंगामा शुरू कर दिया। जल्दी से शीतल को लेकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आंख के काफी ऊपर चिंगारी लगी है, आंख बिल्कुल सही है। घर आकर शीतल सीधा कमरे में जाकर लेट गई। रोना धोना मचा लिया कि मेरी आंख में बहुत जलन है। आशीष भी मां पर चीखने चिल्लाने लगा। अब तो जैसे रोज का तमाशा हो गया था। आए दिन शीतल वासु पर किसी न किसी चीज का आरोप लगाती और तमाशा लगाकर बैठ जाती। बस यही चाहती थी कि किसी न किसी तरह आशीष अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दे। 3 साल का समय और गुजर गया। बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा था। आशीष ने गाड़ी भी खरीद ली थी। अब तो वह सप्ताह में कई बार गांव का चक्कर लगा लेता था, और पक्के रोड भी बन चुके थे। इसलिए शहर और गांव का रास्ता आसान हो गया था। जो रास्ता पहले 5-6 घंटों में तय होता था, अब 2-3 घंटे में पूरा हो जाता था। इसलिए कभी कभी तो वह रोज की ही शहर से गांव वापस आ जाता। जब से गाड़ी ली थी, एक बार भी वासुदेवी को गाड़ी में नहीं बिठाया था, बस अपनी पत्नी बच्चों को लेकर जाया करता था। आशीष ने अपने बेटे की इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था, जहां बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। शीतल ने आशीष के कान भरने शुरू कर दिए, और वह उसकी मानता भी बहुत था। कहने लगी कि अपनी माँ को कहो कि हम घर पक्का करवाने चाहते हैं। लेकिन वासु ने मना कर दिया। कहने लगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे पिता का बनाया हुआ यह घर ऐसा ही रहेगा। मुझे इस कच्चे आंगन में सुकून मिलता है। शीतल कहने लगी, यह चाहती है कि मेरी एक आंख अंधी होने से बच गई है, लेकिन अब दोनों अंधी हो जाए। तुम्हारी माँ तो मेरी दुश्मन है। फिर कहने लगी, ऐसा करो कि इन्हें किसी ढाबे पर छोड़ आते हैं। जब साल भर वहां रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। यह सुनकर आशीष ने भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, अम्मा आज खाना ना बनाइएगा, मैं आपको होटल में खाना खिलाने ले जाता हूँ। वासु को तो विश्वास नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उससे यह बात कह रहा है। उसे तो कभी ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी वह दिल साफ करके बेटे और बहू पोते के साथ चली गई। आशीष उन्हें गांव से बाहर एक ढाबे पर ले गया और वहां जाकर बिठा दिया। ढाबे वाले से कहने लगा कि इनसे बर्तन धुलवा लिया करना, यह एक लावारिस औरत है, और खाना दे दिया करना। यह कहकर वासु से कहने लगा, मैंने खाना मंगवाया है, आप बैठे, हम बस अभी 15 मिनट में आते हैं। अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वह वापस गांव चला आया। अपना पक्का घर बनवाना शुरू कर दिया। उन दिनों उसकी पत्नी एक छोटे से किराए के घर में रह रही थी। चाहती थी गांव का घर पक्का करवा लें और डबल स्टोर बनवा लें। आशीष का काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन सारा ही जमा पूंजी घर पर लग गई। घर का एक पोर्शन तैयार हो चुका था। तभी शीतल ने कहा कि बेटे के स्कूल की फीस के पैसे देने हैं। ऐसा करो, जहाँ तुम्हारी माँ काम करती है वहां से
उनकी तनख्वाह ले आओ। भला उन्होंने पैसे का क्या करना है? आशीष कहने लगा, यह भी ठीक है, अभी तो पैसे की जरूरत भी है। जैसे ही वह ढाबे पर गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी माँ वहां नहीं थी। उसने पूछा कि मैं जिस औरत को छोड़ कर गया था वह कहाँ गई? होटल मालिक कहने लगा कि वह औरत यहीं काम करती थी, बहुत रोती थी। एक बार एक बहुत अमीर आदमी आया और उस औरत को लेकर चला गया और अपना यह पता देकर गया था कि अगर इस औरत का बेटा इसे लेने आए तो यह पता दे देना। जब आशीष उस पते पर गया तो वह एक बहुत बड़ा बंगला था जो शहर में था। उसको हैरत हुई कि ऐसा कौन है जो उसकी माँ को इतने बड़े बंगले में ले आया। उसने चौकीदार से कहा कि मैं वासु देवी का बेटा हूँ। उसने दरवाजा खोल दिया। जब अंदर गया तो उसके होश उड़कर रह गए, क्योंकि यह घर विवेक जी का था, जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने वासु से शादी कर ली थी, उसे सहारा दिया था। फिर आशीष से कहने लगे कि मैं जानता था कि बेटे पत्नी के आते ही स्वार्थी हो जाते हैं। यही बात मैंने तुम्हारी माँ को वर्षों पहले समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसे तुमसे प्यार था। इसे लगता था कि मेरा बेटा कभी भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। तुमने अपनी माँ को एक ढाबे पर बर्तन धोने के लिए छोड़ दिया। मुझे अफसोस है तुम्हारी जैसी संतान पर। अच्छा है कि ऐसी संतान के बजाय भगवान ने मुझे इन संतान रखा है। मैं अपना पता देकर आया था इसलिए कि तुम्हें दिखा सकूं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। अब तुमने देख लिया अपनी माँ को कि वह किस हाल में है और तुमने उसको किस हाल में रखा है था। आशीष हाथ जोड़कर वासुदेवी से माफी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें कई बार माफ कर लिया, लेकिन अब नहीं कर सकती। आशीष वापस चला गया, लेकिन उसका काम ठप हो गया था और उसका बेटा ऐसा बीमार हुआ कि आईसीयू में एडमिट हो गया। पिछले 12 दिन से वासुदेवी हॉस्पिटल में थी, पोते के स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में अब भी कहीं आशीष और उसके बेटे के लिए प्यार बाकी था। कपड़े मैले हो चुके थे, लेकिन फिर भी कह रही थी जब तक पोता ठीक नहीं हो जाता वो वापस घर नहीं जाएगी। भगवान ने उनके पोते को ठीक कर दिया। तब वह उसे प्यार से चूम के सीने से लगा कर वापस जाने लगी तो आशीष उनके पैरों का हाथ लगाने कर रोने लगा कि माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप बताएं क्या ऐसी संतान को माफ कर देना चाहिए? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक को जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एस के की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।